स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल नोक्श 83 पे। आज हम आपको बताएंगे काव्य का गुण दोष, इन सभी विषयों के संबंध में आपको फुल जानकारी देंगे। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो पे बने रहें। आइए चलते हैं काव्य के गुण संबंधित विषयों पर। काव्य के अंगों में रस, गुण, रीति, अलंकार आदि की गणना की जाती है। इस रस को काव्य की आत्मा माना गया है। याद रखिएगा, काव्य के अंगों में रस होता है, गुण होता है, रीति होता है, अलंकार आदि होता है। इन सभी रीति या रसों को काव्य की आत्मा माना गया है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व या स्थायी धर्म को काव्य गुण कहा जाता है। याद रखिएगा, रस के सहायक तत्व या स्थायी धर्म को काव्य का गुण कहा जाता है। वहीं ये काव्य के रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से काव्य की सरलता में वृद्धि होती है तथा गुणों का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करता है। गुणहीन काव्य अधम कोटि का काव्य माना गया है। दोषों का अभाव, रस के आश्रित रहने वाले काव्य के स्थायी धर्म तथा रस के उत्कर्ष के कारणों को काव्य गुण कहते हैं। यदि व्याख्या देखें तो अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रीति गुणों पर आश्रित होते हैं। वहीं आचार्य विश्वनाथ पदों के संयोग या संगम को रीति कहते हैं। यह रसों का उपकार करने वाली होती है। वहीं भरत मुनि जी द्वारा देखें तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। जैसे कि श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, शक्ति, उदारता और कांति। वहीं आचार्य दंडी के अनुसार भी 10 गुणों की काव्य के गुण मानते हैं। आचार्य दंडी ने भी 10 गुणों को काव्य के गुण मानते हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए चलते देखते हैं। जैसे कि माधुर्य गुण। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है, याद रखिएगा, माधुर्य गुण जो है उनका शाब्दिक अर्थ है शहद जैसा मीठा। माधुर्य यानी शहद जैसा मीठा। जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। याद रखिएगा, शहद के जैसा मीठा प्रतीत होने लगता है, वहाँ माधुर्य गुण की अनुभूति होती है। अर्थात अंतःकरण का आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। जैसे कि श्रृंगार या करुण रस के प्रसंगों में सहृदय सामाजिक का मन द्रवीभूत हो उठता है। माधुर्य गुण जैसे कि ट वर्ग वाले शब्द में, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ को छोड़कर क से भ तक के वर्णों से युक्त अनुनासिक वर्णों की अधिकता, अल्प समास या समास का अभाव, कोमल कांत पदावली युक्त श्रुति मधुर शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं आचार्य मम्मट के अनुसार देखें तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों को 3 गुणों में समाहित किया है। जैसे कि माधुर्य, ओज और ये प्रसाद। याद रखिएगा, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। वहीं उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो
बरसत लालन लाल की मुरली धरी लुकाए। सौ करे भौनी हंसे, देह कहे नट जाए। हमारे हारिल की लकरी, मन वचक्रम नंदन सो उरी यह दृढ़ करी पकरी। यानी जागत सोवत अपने सौ सुख, कान्हा कान्हा जकरी। इन पदों पे माधुर्य गुण का सहज ही अनुभव कराया है। वहीं देखे तो भिखारी दास जी द्वारा इनका लक्षण इस प्रकार बताया गया है, जैसे अनुस्वार औ वर्ग जुत, स्वय बरन अटवर्ग, अक्षर जा में मृदु पर है, सौ माधुर्य निसर्ग। यानी कि ये भी माधुर्य गुण का ही अंग है। वैसे ही ओज गुण के संबंध में ध्यान पूर्वक देखिएगा। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है देखिएगा। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश या दीप्ति। याद रखिएगा, जैसे हमें माधुर्य गुण के संबंध में पता चला कि शहद की तरह मीठा, उसी प्रकार से ओज गुण से हमें पता चल रहा है कि तेज, प्रकाश की तरह या दीप्ति। जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने में चित्त का विस्तार हो और मन में तेज उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण अभिव्यंजित होता है। याद रखेगा, जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने में चित्त का विस्तार हो और मन में तेज उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण अभिव्यंजित होता है। इससे चित्त में दीप्ति व आवेग उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णी रेफ, पुरुष वर्गों जैसे लंबे लंबे समासों का मूर्धन्य ध्वनियों आदि का प्रयोग किया जाता है। युद्ध वर्णन जैसे वीरों का स्वभाव, वेशभूषा, प्रकृति के विराट दृश्यों के प्रकटीकरण के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भरत मुनि समासयुक्त पदों वाली गंभीर अर्थयुक्त श्रवण सुखद पदावली को ओज गुण के उपयुक्त मानते हैं। दंडी समासयुक्त पदों की बहुलता से पूर्ण रचना को ओज गुण युक्त मानते हैं। याद रखिएगा, ये दंडी जो है समास से युक्त पदों को ही ओज गुण मानते हैं। वहीं भरत मुनि जो है गंभीर अर्थयुक्त जो वर्ण सुखद पदावली होते हैं उनको ओज गुण मानते हैं। वहीं आचार्य वामन संयुक्त अक्षरों व संश्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। ये वामन जी द्वारा है, संयुक्त अक्षर हो और संश्लिष्ट शब्द हो उसको ओज गुण मानते हैं। वही मम्मट वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस में ओज गुण का प्रयोग होना स्वीकारते हैं। ये मम्मट जी द्वारा है। वीर रस में, विभत्स रस में, रौद्र रस में ओज गुण का प्रयोग को स्वीकार करते हैं। वहीं उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो चिक रही दिग्गज, डोल मही गिरी लोल सागर, खर भरे मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट ही मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन्ह धावही, जय राम प्रताप कौशलनाद गुनगुन गावही। ये उसका उदाहरण है ओज गुण का। ये ओज गुण का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वहीं कुछ विद्वानों द्वारा आगे हम जानेंगे प्रसाद गुण के संबंध में। जैसे कि हमने बताया था माधुर्य गुण
ओज गुण और प्रसाद गुण। वहीं प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रसन्नता, जिस रचना में सुबोधता स्वच्छता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रसन्नता, जिस रचना में सुबोधता यानी समझ में आ जाए स्पष्ट रूप में सुनते ही या पढ़ते ही, स्वच्छता हो यानी स्वच्छ हो अर्थात सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण में सरल सहज भावव्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान रहता है। याद रखिएगा, सभी रसों में प्रसाद गुण विद्यमान ही रहता है। वहीं आचार्य मम्मट के अनुसार यदि देखा जाए तो जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। अक्सर आप लोग भी गौर किए होंगे, देखे होंगे कि सूखे ईंधन युक्त लकड़ी में जल्द ही आग का क्या हो जाता है, समाहित हो जाती है या जलने लग जाती है। उसी प्रकार से पढ़ने या पाठन करने में जिस किसी भी रस का तुरंत ही अनुभव हो जाए, चित्त यानी बुद्धि उसका अवलोकन करा दे, वह क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। वहीं और अन्य कवियों के द्वारा, जैसे कि आचार्य दंडी के अनुसार, प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ आ जाए। याद रखेगा, ये आचार्य दंडी के अनुसार है कि प्रसाद गुण वहाँ ही होगा जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ जल्दी ही समझ में आ जाता है। और वहीं भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है, जैसे कि मन रोचक अक्षर परे सो है शिथिल शरीर, मन रोचक अक्षर परे सो है शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रगटय अर्थ गंभीर। देखिएगा, तुरंत जल्द ही समझ में आ गया। उसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने, जैसे कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। जैसी मन में भावना हो प्रभु की मूर्ति, वैसे ही उनके मन में दिखाई देता है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। भगवान से बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारी विनती सुन लो, हम सब बालक है और वो भी नादान है। विधा बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। हमारे पास ना ही किसी प्रकार की विद्या है, ना ही आपको समझने युक्त बुद्धि है, हमें अपना दास बना लो। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, ये संसार ऐसा है जैसे कि सेवल का फूल हो। दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग ना भूल। आपको सहज ही सरलता से यह उदाहरण समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार का गुण है। तो ये है प्रसाद गुण। याद रखिएगा, यह क्या है, प्रसाद गुण है। वहीं अगर काव्य दोष के संबंध में जानेंगे तो काव्य दोष के संबंध में देखते हैं कि काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं। जहाँ भाव ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या गतिरोध आ जाए तो साहित्य शास्त्र की भाषा में उसे दोष कहा जाता है या कहा गया है। अर्थात जैसे जो काव्य में आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करता है अथवा किसी वस्तु के द्वारा कविता के मुख्य अर्थ को समझने में बाधा पहुंचती है या उनकी सुंदरता में
कमी आती है तो उसे काव्य दोष कहा जाता है। काव्य आस्वादन में वर्ग, शब्द, वाक्य गठन, अलंकार, रस, छंद आदि का समुचित प्रयोग नहीं होने पर बाधा उपस्थित होती है। याद रखिएगा, काव्य आस्वादन में वर्ग, शब्द, काव्य गठन, अलंकार, रस, छंद आदि का समुचित प्रयोग ना हो तो उनकी उपस्थिति में क्या आता है? बाधा आता है और रचना का सौंदर्य एवं महत्व घट जाता है। वहीं यदि काव्य दोष के प्रकार को देखें ध्यानपूर्वक तो शब्दगत दोष होता है पहला, तो दूसरा होता है अर्थगत दोष, तीसरा होता है रसगत दोष। याद रखना, 3 दोष होते हैं। काव्य दोष में 3 प्रकार के होता है। पहला शब्दगत होता है, दूसरा होता है अर्थगत होता है, तीसरा होता है रसगत दोष होता है। जैसे कि शब्द दोष में देखते हैं कि शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्दगत दोष कहते हैं। जो शब्दों में पाया जाता है उस दोष को शब्दगत दोष कहते हैं। जैसे कि शब्दगत दोष 16 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको बता देते हैं, उदाहरण के लिए देखिएगा, कवि कठिनता कर्म की करते नहीं हम धृष्टा, पर क्या न विस्मोत्कृष्टा करती विचारोत्कृष्टा, वहाँ पर विस्मोत्कृष्टा और विचारोत्कृष्टा शब्द कर्णकटु है, अतः यहाँ पर श्रुति कटु नामक शब्द दोष है। यानी सुनने में ही दोष का आभास हो रहा है, यानी कि शब्दगत दोष है। वहीं यदि शब्दगत दोष के बाद यदि अर्थगत दोष देखा जाए तो जहाँ कवि में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो तो वहाँ अर्थ दोष माना जाता है। अर्थगत दोष की संख्या 23 है, याद रखिएगा। शब्दगत दोष में 16 प्रकार के थे और वहीं अर्थगत दोष में 23 प्रकार के हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो लिन्हो उर्गारी पहाड़ विशाल चाल्यो तेहि काल, विलंबन न लायो मारुति नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो, तभी तीखी तुरा तीसी कहतो पै किए उपमा को समाऊं न आयो, मानो प्रत्यक्ष प्रलवत की नभ लिख लसी कपि जो धुकी बायो। इस उदाहरण से स्पष्ट झलक रहा है कि अर्थ दोष स्पष्ट ही झलक रहा है। वहीं अर्थगत दोष में देखें तो यहाँ द्वितीय पंक्ति में मन को शब्द सबसे पीछे होना चाहिए था। मन को शब्द सबसे पीछे होना चाहिए था क्योंकि मन का वेग खगराज गरुड़ के वेग से अधिक माना जाता है। इसमें शब्दों का क्रम गलत होने से दुष्क्रमत्व दोष है। याद रखिएगा, दुष्क्रमत्व दोष है। वहीं रसगत दोष के संबंध में देखते हैं। हमने 3 प्रकार का बताया था, शब्दगत, अर्थगत और रसगत। तो ये तीसरे क्रम का है जो है रसगत दोष। जहाँ मुख्यार्थ द्वारा व्यक्त होने वाले रस के परिपाक में अड़चन आती है वहाँ रस दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मधु कहता है ब्रज वाले उन पड़पद्धों का करके ध्यान, जाओ जहाँ पुकार रहे श्री मधुसूदन मोद निधान, करो प्रेम मधुपान शीघ्र ही यथा समय
कर यान विधान। यौवन के सरसाल युग में काल रोग है अति बलवान। यहाँ श्रृंगार रस के वर्णन में काल रोग का प्रयोग करना दोष है। यदि श्रृंगार है तो फिर काल रोग जैसी बातों का प्रयोग करना दोष युक्त है। ये रस दोष का उदाहरण है। वहीं प्रमुख दोष देखें तो श्रुति कटु दोष। इस शब्द का उच्चारण आपको सुनने में मिला था कि श्रुति कटि दोष, जैसे कि सुनने में ही समझ आ जाता है। कवि जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग करता है जो सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों में खटकते हैं, तो उसे श्रुति कटु दोष कहते हैं। याद रखिएगा, सुनने से ही समझ आ जाता है। और उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विस्मोत्कष्टता करती विचारोत्कष्टता। घट घट घटित घनौहि दुख अट अट, चट चट चटक सुहागन की बलिया। पट पट आंसुओं गिरत भूमि झट झट, रट रट नाम हूँ पछार खही अलिहव। देखिएगा, इन जो शब्दों का प्रयोग हुआ है ये सुनने में ही समझ आ रहा है कि घट घट, चट चट, पट पट और रट रट। अगर वहीं च्युत संस्कृति दोष के संबंध में देखते हैं, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तब भाषा के संस्कार के गिर जाने यानी कि च्युत होने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। उदाहरण के लिए यदि देखें तो तत्ववचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बोला के स्थान पर बोली होना था। जैसे कि ये जो शब्द है बोला, इसके स्थान पर बोली होनी थी क्योंकि स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है। तत्ववचन सीता जब बोला, तो सीता जब बोली। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोली, इस प्रकार का शब्द का उल्लेख होना था। वहीं ग्रामत्व दोष के संबंध में देखते हैं, जब कवि अपना भाषा में गंवारू या बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो उसमें प्रांतीय या देशज शब्द आ जाने में ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा, अरे ब्रजनंद तेरे मुख की चकोर हूँ मैं। अरे ब्रजनंद तेरे मुख की चकोर हूँ मैं। अरे घनश्याम तेरे मुख की हूँ चातकी। अरे शब्द यानी कि ग्रामीण बोलचाल का शब्द है। याद रखिएगा, अरे करके अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में एरे ओरे इस टाइप का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं अश्लीलतत्व दोष देखें तो जब कवि घृणास्पद, लज्जास्पद, याद रखें घृणास्पद या लज्जास्पद या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग कर देता है जिससे काव्य में फूहड़पन यानी भद्दापन आ जाता है। फूहड़पन या भद्दापन आ जाता है, वहाँ अश्लील तत्व दोष होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। समझ जाइएगा कि अश्लील तत्व दोष क्या है कि लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। थूक कर चाटना अभद्र प्रतीत होता है। अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया।
प्रेत पद पाया का अर्थ शब्दों में मर गया भी ध्वनित होता है, जो अमंगल सूचक है। ये जो प्रेत शब्द है, ये मर गया शब्द को संबोधित करता है। ये वास्तव में अमंगल सूचक ध्वनियाँ हैं। वहीं क्लिष्टत्व दोष के संबंध में देखेंगे, जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्ट दोष होता है। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग तुरंत समझ में आ जाने वाले शब्द का संबंध में पढ़े थे। वहीं उदाहरण के लिए देखेंगे, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात, वेद नखट ग्रह जोरी, अरथ करी को बजे हम खात। इस शब्द में ही क्लिष्ट दोष है। ये समझने में थोड़ा सा कठिन उत्पन्न हो रहा है। वहीं इनके संबंध में देखें तो सूरदास के इस कुट पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल है। जैसे मंदिर रथ यानी घर का अर्धभाग अर्थात पिछवाड़ा, हरि आहार यानी सिंह का भोजन, मांस, महीना, अक्सर मांस को महीना से भी संबोधित किया जाता है, और एक मांस होता है जो शेर का आहार होता है। वहीं नखत में 27 वेद और 4 ग्रह और बराबर 9 है। वहीं 27 + 4 + 9 जोड़ने पर 40 हुआ, जिनके आधे 20 अर्थात गोपियाँ 20 खाने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह अर्थ समझने में बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है। इस छोटे सा अर्थ को समझने में हमें अपनी मानसिक या बौद्धिक का व्यायाम करना पड़ जाता है, या सोचना पड़ जाता है। ये क्लिष्ट दोष को सामने रखकर उभारा गया है। वहीं अगर देखा जाए तो न्यूनतम पदत्व दोष, जहाँ वाक्य, याद रखिएगा, न्यूनतम पदत्व दोष जहाँ काव्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ न्यूनतम पदत्व दोष होता है। आज हम आपको सभी दोष और गुणों के संबंध में विशेषता से बताते हैं कि समझने की कोशिश कीजिएगा। वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ न्यूनतम पदत्व दोष होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। यहाँ जल, अग्नि, वायु और राजा जैसे बुरे के साथ वैसे ही भले के साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ असाधु एवं साधु के आगे प्रति या साध जैसा कोई अर्थवाचक शब्द समझने के लिए अपेक्षित है, पर है नहीं, अतः यह न्यूनतम पदत्व दोष है। वहीं अधिकतम पदत्व दोष के संबंध में देखेंगे, जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या शब्दों का निरर्थक प्रयोग किया जाए, तब अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, दास बनने का बहाना किस के लिए, क्या मुझे दासी कहना इसलिए। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहना इसलिए। देव होकर तुम सदा देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी ही मुझे रखो अहो। इसमें अधिक पद दोष का उदाहरण है। वहीं देखिएगा,
अंतिम चरण में क्या हुआ था, अहो शब्द जो आया था, ये जो अहो शब्द आया था ये वास्तव में अहो शब्द क्या है, निरर्थक है, अतः अधिक पदत्व दोष है। वहीं यदि देखा जाए तो अकर्मत्व दोष के संबंध में देखते हैं। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो तब अकर्मत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण के लिए, थे मानवता से भाई दोनों हीन हुए। थे मानवता से भाई दोनों हीन हुए। थे का स्थान हुए के पश्चात और दोनों का प्रयोग भाई से पूर्व होना था, तभी अर्थ सहजता से स्पष्ट हो सकता है। अतः यह अकर्मत्व दोष है। वहीं दुष्कर्मत्व दोष के संबंध में देखते हैं। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा, राजन देहु तरंग मोहि अथवा दे मतंग। यहाँ मतंग और तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, अतः पहले मांग मतंग की होनी चाहिए। जो तुरंग नहीं देगा वह मतंग क्या देगा, अतः यहाँ दुष्कर्मत्व दोष है। वहीं आगे की क्रम में देखेंगे पुनरुक्त दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए तब पुनरुक्ति दोष होता है। याद रखिएगा, पुनरुक्ति दोष। वहीं उदाहरण के लिए देखिएगा, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते हैं और सबसे अच्छा लगता है मधुर वचन। यहाँ अच्छे लगते सभी को भाते का ही अर्थ बताता है तथा कोमल वचन व मधुर वचन भी वह अर्थ दर्शाते हैं। अतः अच्छे लगते मधुर वचन में पुनरुक्त दोष है। जैसे कि विशेष देखें तो कई बार शब्द की पुनरुक्ति काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कारण भी बन जाता है। वहीं आपको अत्वरित दोष या छंदोभंग दोष के संबंध में बताएंगे। जब छंद के नियमों या अनुशासन का पालन किया जाए तब अत्वरित या छंदोभंग दोष होता है। छंद की नियत मात्राओं, वर्गों की संख्या या गुणों की व्यवस्था निम्न के अनुसार न हो, गतिभंग होता हो तो रस के अनुकूल छंद का प्रयोग न होता हो। वहीं उदाहरण के लिए देखिएगा, राम लक्ष्मण चले वनवास। राम और लक्ष्मण चले वनवास 15 मात्राएं हैं। यह चौपाई छंद का 16 मात्राएं का चरण है, जिसमें कि हर एक चौपाई में 16 मात्राएं होती है, वहाँ पर 15 मात्राएं हैं। ये हतवृत दोष या छंदोभंग दोष है, याद रखिएगा। इस चरण में मात्राएं तो ठीक है, परंतु गति उपयुक्त नहीं होने से गतिभंग दोष से छंदोभंग दोष हुआ। अगर आपको ये चैनल या ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बजाना तो भूलिएगा ही मत। धन्यवाद।